हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। संसद के अंतर्गत हम राज्यसभा को पढ़ चुके हैं, उसके कंपोजिशन को, उसके पावर्स को। आज हम लोकसभा को पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी आप लोकसभा, राज्यसभा या संसद के बारे में पढ़ें तो याद करने के लिए आप हमेशा शुरुआत यहीं से करें कि संसद है और इस संसद के 3 अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। इससे क्या होगा कि आपको साथ साथ अनुच्छेद भी याद होते चले जाएंगे। और यह है 81 और संसद कहाँ है 79 में। तो 79, 80, 81 ये 3 आर्टिकल हैं जो क्रम से हैं, तो याद करने में आपको सुविधा होगी। तो लोकसभा को आज हम पढ़ेंगे और सबसे पहले हम ये जानेंगे, जैसे हमने राज्यसभा के बारे में जाना, कि लोकसभा को हम किन किन नामों से जानते हैं। जैसे राज्यसभा के कई नाम हैं, उसी तरीके से हम लोकसभा को भी कई नामों से जानते हैं। जिसमें पहला है, जैसे उसको हमने कहा था अपर हाउस, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोअर हाउस। लोअर हाउस या निचला सदन। राज्यसभा को हमने कहा था सेकेंड चैम्बर, तो इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट चैम्बर। प्रथम सदन। और इसका एक और नाम है लोकप्रिय सदन। पॉपुलर हाउस। लेकिन चूंकि हम लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें मुख्य ध्यान किस पे देना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन में शब्दावली है। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो शब्दावली है वह है हाउस ऑफ द पीपल। हाउस ऑफ द पीपल, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोक सभा। यह लोक क्या है, पीपल, जनता। तो ये 4 नाम हैं, जिसमें से हाउस ऑफ द पीपल हमारा संवैधानिक नाम है। तो लोअर हाउस क्योंकि राज्यसभा अपर हाउस है, फर्स्ट चैम्बर राज्यसभा सेकंड चैम्बर, पॉपुलर हाउस क्योंकि इसमें जनता के द्वारा लोकप्रिय प्रत्याशी चुन करके आते हैं, तो इसको हम कहते हैं लोकप्रिय सदन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में नाम है, जिस नाम को आप पाएंगे 79 में और 81 में, वह है हाउस ऑफ द पीपल। तो ये इसके नाम की बात हो गई। तो पहला चीज़ हमने क्या जाना, जो इसके वेरियस नेम है, विविध नाम। अब दूसरी चीज़ जो हम जानेंगे इसको जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि इसका कंपोजिशन क्या है, यानी इसकी संरचना क्या है। क्योंकि संरचना को जाने बगैर हम लोकसभा को पूरी तरीके से समझ नहीं सकते, और इसी से इसका राज्यसभा से अंतर भी समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वह है 552। ये क्या है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, अधिकतम संख्या है इसकी। कितनी हो सकती है, 552। लेकिन इस 552 को
बाइफरकेट किया गया है। और ये बाइफरकेशन कैसे है कि जो 530 होंगे, मैक्सिमम 530, ये कहाँ से चुने जाएंगे? ये स्टेट्स या राज्यों से चुने जाएंगे। इसमें से 20 कहाँ से चुने जाएंगे? यूटीज से, जिससे हम बोलते हैं संघ शासित प्रदेश। और मूल संविधान में ये था कि 2 नॉमिनेट होंगे, मनोनीत होंगे। कहाँ से? ये होंगे एंग्लो इंडियन, और ये व्यवस्था थी आर्टिकल 331 में। लेकिन जैसा कि शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो नॉमिनेटेड मेंबर, जिसको कहाँ से लेते थे? एंग्लो इंडियन सोसाइटी से लेते थे, इसको 104 जो अमेंडमेंट था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जो कब आया? 2019 में। इसके द्वारा इस नॉमिनेशन को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। तो अब बचते हैं ये दोनों। और आज की डेट में यहाँ पे तो 530 हैं, लेकिन यहाँ 13 हैं। तो इस तरीके से टोटल जो स्ट्रेंथ हमारी बन जाती है करंट में हमारे लोकसभा की, वो है 543। ध्यान रखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 जो एंग्लो इंडियन का नॉमिनेशन था उसको खत्म कर दिया गया है। यहाँ एक चीज़ और आपको जाननी चाहिए कि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन भी है, ये जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं। और यह रिजर्वेशन की व्यवस्था कहाँ है? अनुच्छेद 330 में। तो 330 में क्या है? एससी और एसटी का लोकसभा में रिजर्वेशन है। और जो 331 था, 31 में किसका था? एंग्लो इंडियन का था, जिसको अब खत्म किया जा चुका है। तो ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ और ये करंट स्ट्रेंथ है। तो ये आपका क्या हो गया? कंपोजिशन हो गया। इस कंपोजिशन में जो एक विशेष चीज आपको जाननी चाहिए वह यह, जो राज्यसभा के संदर्भ में भी हमने चर्चा किया था, कि जो एलोकेशन है सीट का, जो राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, वह जनसंख्या के आधार पर है। बेस क्या है? जनसंख्या है। और इसी के आधार पे सीट डिस्ट्रीब्यूट होती है प्रत्येक प्रदेश या यूटीज में। तो जब आप जनसंख्या को आधार बना देंगे कि जनसंख्या के आधार पर ही वहाँ पे हमारे एमपी चुने जाएंगे, वहाँ सीट एलोकेट होगी, तो जाहिर सी बात है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य में लोकसभा के जो सीट होंगी वह अधिक होगी। तो आज की डेट में आप देखेंगे कि यूपी जो है, यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे सीट भी सबसे ज़्यादा है, 80 सीट है, 23-24 करोड़ की आबादी है। उसके बाद आप आएंगे तो महाराष्ट्र में आ जाएंगे और यहाँ कितनी सीट है? 48 सीट है। उसके पास आप वेस्ट बंगाल में आ जाइए, वहाँ 42 सीट है। और उसके बाद आप बिहार में आ जाइए तो वहाँ 40 सीट है। यहाँ याद रखने के लिए आप कह सकते हैं कि ये जो 80 है डिवीज़न से पहले, यानी उत्तराखंड बनने से पहले ये कितनी थी? 85 थी। अब मान लीजिए कि आपको यही जानकारी है, इसी तरीके से यहाँ क्या था? 54। आपने ये पढ़ा और आपको याद है कि नहीं, आपने पढ़ा था कि डिवीज़न से पहले 85 सीट यूपी के पास थी।
और सवाल आ गया कि उत्तराखंड के पास लोकसभा की कितनी सीट हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब इस समय 80 है तो उसको कितनी दी गई, 5 दी गई। और वैसे ही जब हम कह रहे हैं कि बिहार में इस समय 40 सीट है, विभाजन से पहले यानी झारखंड बनने से पहले वहाँ 54 सीट थी, तो जाहिर सी बात है ये डिवीज़न कैसे हुआ, 40 और 14 का हुआ, और ये डिवीज़न कैसे हुआ, 80 और 5 का हुआ। तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल होना पड़ेगा, हर चीज़ रटी नहीं जा सकती, हर चीज़ को याद नहीं किया जा सकता। तो हम देखते हैं कि उस तरीके से यदि हम ग्राफिक रूप में देखें तो लोकसभा में जो प्रतिनिधित्व है कहीं एक भी है और मैक्सिमम कहाँ जा रहा है, 80 तक जा रहा है, यह यूपी है। और ये छोटे छोटे जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनके, तो आप यदि ये स्टेट कर दें, ये पॉपुलेशन कर दें, तो आप देखेंगे कि एक स्ट्रेट ऐसे रेखा बनेगी जो 1 2 3 4 5 होते होते मैक्सिमम कहाँ जाती है, 80। और यह यूपी का है, और 80 इसलिए है कि वहाँ की पॉपुलेशन सबसे अधिक है। तो ये था कंपोजिशन की कंपोजिशन की चर्चा। अब जो तीसरी चीज़ इस संदर्भ में हम देखेंगे या हमें जानना चाहिए वह है कि इसका इलेक्शन कैसे होता है। तीसरी चीज इलेक्शन की, इलेक्शन यानी चुनाव। तो हम इसको कंपैरेटिव पढ़ें, कंपैरेटिव इसलिए कि चीज़ें याद रहेंगी। राज्यसभा में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये कहा कि वहाँ आनुपातिक प्रतिनिधित्व, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाली थियरी चलती है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, और ओपन सीक्रेट होता है। राज्यसभा में ओपन सीक्रेट होता है, खुला मत होता है, लेकिन लोकसभा में यह चीज़ बदल जाती है। और पहली चीज़ आप कहेंगे कि यहाँ पे भौगोलिक, आनुपातिक नहीं, भौगोलिक प्रतिनिधित्व है, यानी टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन है। पहली चीज वहां क्या है, आनुपातिक है। दूसरी चीज कि वहां पे क्या होता है कि ओपन बैलेट का इस्तेमाल होता है, और यहां क्या है, गुप्त मतदान है। यानी जब आप मतदान देने जाएंगे तो आप छुपा कर मत देते हैं। बूथ में यदि आप 18 के हो गए हैं तो आप जाएंगे, निर्वाचन जहां हो रहा है तो आप देखें कॉर्नर में एक टेबल होगा, टेबल पर को भी घेर दिया जाता है कि कोई देख ना पाए कि यह व्यक्ति किसको वोट दे रहा है। तो यह क्या है, सीक्रेट बैलेट है, सीक्रेट है चुनाव। राज्यसभा का क्या होता है, ओपन होता है। और एक शब्द में जो इसको हम कहते हैं, इस सिस्टम को जो नाम देते हैं वह है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। पोस्ट को आप मिलिट्री लैंग्वेज में देखें तो पोस्ट एक चौकी होता है, एक चौकी होती है। वहाँ सियाचिन ग्लेशियर पर इंडिया की एक पोस्ट है, चौकी, सैनिक चौकी। तो वैसे पोस्ट का मतलब चिट्ठी भी होता है, भाई मेरी पोस्ट डाल देना, या मेरी पोस्ट आ गई, ये पोस्ट किया क्या, या आप किस पोस्ट पे हैं, आप लेक्चरर हैं, आप आईएएस हैं। तो लेकिन यहाँ क्या है, पोस्ट से मतलब चौकी से ले लीजिए, एक अंतिम बिंदु के रूप में ले लीजिए। तो फर्स्ट पास्ट, जिसने पहले क्रॉस कर लिया। तो संक्षेप में इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि एक चुनाव हुआ जिसमें 600 वोट थे या 600 लोगों ने भाग लिया। तो जो व्यक्ति, मान लीजिए 3 हैं,
एक ने 100 वोट पाए, एक ने 200 पाए और एक ने कितना पाया, 300 पाया। तो ये क्या किया, सबको, इस 300 वाले ने सबको पीछे छोड़ दिया, यह सबसे आगे निकल गया, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, ये इस पोस्ट को क्रॉस कर गया। लेकिन ध्यान रखिए कि इस टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन में मिनिमम कुछ वोट नहीं होता। प्रोपोर्शनल में जो राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है उसमें एक कोटा होता है जिसको आपको हासिल करना ही करना होता है, उसी के बाद आप चुनाव जीत सकते हैं जहाँ कई कैंडिडेट हैं। तो यहाँ नहीं है, यहाँ यह है कि यदि 100 वोटर भी हैं तो जो 51 पाएगा वह जीत जाएगा और जो 49 पाएगा वह हार जाएगा यदि 2 ही लोग हैं। यदि 10 वोट भी हैं तो जो 6 पाएगा वो जीत जाएगा और जो 4 पाएगा वह हार जाएगा। यहाँ कोई कोटा नहीं होता कि आपको इतना वोट पाना ही पाना है, नहीं, जो सबसे ज़्यादा पाएगा वह जीत जाएगा और इसी को कहते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, यानी जिसने इस पोस्ट को क्या किया, सबसे पहले की बात नहीं है, जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर लेता है वह जीत जाता है। इससे मतलब नहीं है कि उसके वोटों की संख्या कितनी है, होने सिर्फ ये देखा जाता है कि उसको सबसे ज़्यादा मत मिलें, सबसे ज़्यादा वोट्स मिलें। अभी मैंने एक चर्चा किया था कि जब आप वोट देने जाएंगे 18 साल के हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वोटिंग राइट है, राइट टू वोट है, वो किसको मिली हुई है, उस प्रत्येक भारतीय को मिली हुई है जो 18 साल का हो, लेकिन नॉट लेस देन 18, उसको 18 ईयर का होना ही चाहिए, नॉट लेस देन 18, 18 साल से कम का नहीं होना चाहिए। और यदि 18 साल की उम्र हो गई तो कोई भी लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, उसको वोट देने का अधिकार है। कई बार मैं देखता हूँ गांव देहातों में, शुरू में कई बार ये सवाल मेरे सामने आया कि लोगों को भ्रम था कि जो अविवाहित लड़कियां हैं उनको वोट देने का अधिकार नहीं है। नहीं, ये विवाहित अविवाहित का प्रश्न ही नहीं है, ये प्रश्न ये है कि चाहे वह लड़का हो और चाहे वह लड़की हो, यदि उसकी एज 18 साल की है तो वह वोट देने का अधिकार रखती है। लेकिन यह जो 18 साल की उम्र है यह पहले नहीं थी। एक अमेंडमेंट आया, 61वां अमेंडमेंट 1988 में, जिसने क्या किया, जिसने 21 साल जो उम्र थी उसको बदल दिया, किसमें, 18 साल में, 88 में। और आपको याद होगा हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी, जो सबसे युवा प्रधानमंत्री में हमारे देश के। तो उन्होंने यूथ को और ज़्यादा इन्वॉल्व करने के लिए ये जो एज थी 21 उसको क्या कर दिया, 18 साल कर दिया। और ये कब हुआ, 61वें संविधान संशोधन से, जो कि 1988 में लाया गया था। तो उससे एज घटा दी गई और एज क्या हो गई, 21 से 18 साल हो गई। तो ये सवाल भी कई बार आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा गया है। 2 और छोटी छोटी बातें आपको जानना चाहिए, और वह यह कि ठीक है 18 साल का व्यक्ति मत दे सकता है, उसको वोट देने का अधिकार है, लेकिन जिसको वो चुनता है, यानी जो हमारे एमपी होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। लोकसभा में यदि आप जाना चाहते हैं तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी चीज़ें जो लगभग हर जगह ये लिखा होता है, पहली लाइन कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी, कोई भी भारत में आप पद यदि ग्रहण करने जा रहे हैं, राजनीतिक पद, तो वहाँ आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। अमेरिका का कोई व्यक्ति आकर के हमारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, तो भारत का नागरिक होना चाहिए।
उसे दिवालिया घोषित न हो, मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो, लाभ के पद पर नहीं हो, सारी वो चीज़ें जो राज्यसभा में थी। और वहाँ आप ध्यान रखिए कि यदि वो मंत्री है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, यदि वो मंत्री है तो मंत्री पद को लाभ का पद नहीं मानते। बस एक अंतर आपको याद रखना है कि राज्यसभा में जो एज है वह है 30 ईयर, 30 साल, और लोकसभा में जो एज है वह है 25 साल। यानी जो वोटर है वह तो 18 साल वाला होगा, लेकिन यदि आप एमपी बनना चाहते हैं तो आप 18 साल की उम्र में नहीं बन सकते, आपको मिनिमम 25 साल उम्र होनी चाहिए, नॉट लेस देन 25 ईयर ऑफ एज। तो 25 साल आपको होना चाहिए, और यदि यह क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप क्या हो सकते हैं, आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। एक आखिरी बात और वह यह है कि ड्यूरेशन क्या है। यह हो गया योग्यता, और यह इसको क्या कहते हैं, कार्यकाल। अब कार्यकाल में भी आप जानते हैं कि जो राज्यसभा है वह परमानेंट हाउस है, अस्थाई सदन है, लेकिन राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वे 6 साल के लिए चुने जाते हैं। सदन अस्थाई है, लेकिन सदन के जो सदस्य हैं वह 6 साल के लिए चुने जाते हैं, 6 साल बाद उनको रिटायर होना पड़ता है। लेकिन जो लोकसभा है इसका जो ड्यूरेशन है, यानी एक बार जब आप एमपी चुने जाते हैं या एक लोकसभा क्रिएट होती है, नई बनाई जाती है, चुनाव के बाद जब वो अस्तित्व में आती है, तो वह कितने साल के लिए, 5 साल के लिए बनती है। तो जब सदन का कार्यकाल जो कि अस्थायी है 5 साल है, तो लोकसभा के सदस्यों का भी कार्यकाल कितना हो गया, 5 साल हो गए। यहाँ अंतर है, यहाँ सदन अस्थायी है, इसीलिए जब ये कहा जाता है 85(2) में कि राष्ट्रपति ने, हम आम भाषा में बोलते हैं कि राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दिया, संसद भंग हो गई, तो ध्यान रखिए कि राष्ट्रपति संसद भंग नहीं करता, संसद कभी भंग होती ही नहीं है। भंग होती है क्या, लोकसभा होती है, क्योंकि संसद का पार्ट राज्यसभा है जो कि एक परमानेंट हाउस है। तो जो चीज़ परमानेंट है उसे आप डिजॉल्व नहीं कर सकते, और जब आप डिजॉल्व नहीं कर सकते तो जाहिर सी बात है कि आप आम भाषा में भले कहें कि संसद भंग हो गई, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की भाषा में, कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में संसद कभी भंग नहीं होती है, भंग होती है लोकसभा, हाउस ऑफ द पीपल भंग होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको यहाँ जाननी चाहिए इस ड्यूरेशन को लेकर के, वह यह कि यदि इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड है, यानी आपातकाल लागू है, तब इस संसद को यह अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकती है। कितना, एक बार में 1 साल, 1 ईयर। यदि देश में आपातकाल है तो संसद लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है, लेकिन ध्यान रखिए एक बार में 1 साल के लिए, और आप जितनी बार इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं हर 1 साल बाद इसको पास कराना पड़ेगा। और आपको ध्यान होगा कि 1975 में जब
मिसेस गांधी के समय इमरजेंसी लगी, उस समय लोकसभा के कार्यकाल को क्या किया गया था, बढ़ाया गया था और उसे कर दिया गया था 6 साल। तो जब तक कोई इमरजेंसी नहीं लगती तब तक कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन यह पावर स्वयं पार्लियामेंट को है, दूसरे किसी को नहीं है। तो 1 साल के लिए इसको बढ़ाया जा सकता है, और यदि 1 साल के कंप्लीशन के बाद, पूरे होने के बाद इस कार्यकाल को, लोकसभा का कार्यकाल आगे और नहीं बढ़ाया जाता है, तो अगले 6 माह में, यानी 6 माह बाद वह अप्रभावी हो जाएगी बढ़ोतरी, यानी कि 6 माह के बाद आपको नया इलेक्शन कराना है। और एक आखिरी बात कि जो अवधि की गणना होती है, 5 साल की जो अवधि की गणना होती है, किस संदर्भ में, जो लोकसभा का कार्यकाल है उसकी, तो वह किससे होती है, फर्स्ट मीटिंग से होती है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा की पहली मीटिंग नए निर्वाचन के बाद जिस दिन बैठती है, उससे 5 साल के समय को काउंट करते हैं। तो यह था लोकसभा के बारे में जो बेसिक जानकारी हमें जाननी चाहिए वह थी, और मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा कंपैरेटिव आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ, तो मुझे लगता है कि आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा और आपकी तैयारी ज़्यादा बेहतर होगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि जब आप ये पढ़ते हैं ड्यूरेशन की बात, तो आप याद कीजिए कि राज्यसभा परमानेंट हाउस है, लोकसभा परमानेंट हाउस नहीं है। यदि ये चीज़ याद है तो कोई पूछते आपसे कि संसद भंग होती है कि लोकसभा की राज्यसभा, तो आप कह सकते हैं कि नहीं, संसद भंग नहीं होती, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकती। इसलिए जब हम कहते हैं कि राष्ट्रपति ने 85(2) का यूज करते हुए संसद भंग की, तो यह आम भाषा है, उसका निहितार्थ ये है, संवैधानिक जो शब्दावली वो यह है कि राष्ट्रपति ने लोकसभा भंग कर दी है। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।